CAPFAC 2025 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें टेस्ट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट होगा 20 अप्रैल को। जैसा कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, फिफ्थ टेस्ट वाले में, जो फिफ्थ टेस्ट आपका 30 मार्च को था, तो उसके नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच आपको 3 वीक्स का गैप है। इन नॉर्मल है आपका 2 वीक्स का गैप है। होता है 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स पे आपका एग्जाम, यानी कि एवरी अल्टरनेट संडे, लेकिन इस बार 2 संडे, बिकॉज रीजन इज कि जो आपका 13 अप्रैल था, यानी कि वैसे होना चाहिए था 1 वीक 2 वीक्स के गैप पे यदि, तो आपके 13 अप्रैल को, लेकिन 13 अप्रैल को CDS और NDA का एग्जाम था, तो इस वजह से हमने इसमें 3 वीक्स का दिया था। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं उनको मैक्सिमम एडवांटेज हो। और कहीं भी जैसे आप यदि CAPF का एग्जाम देते हो और आप एलिजिबल होते हो, तो CDS वगैरह का भी एग्जाम देना चाहिए। इसका देखो एक फायदा क्या होता है, किसी भी जो UPSC का एग्जाम कोई भी होता है, उसके रियल एग्जाम को देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप रियल सर्कमस्टांसेस में एग्जाम देते हो, उतने क्वेश्चन एटलीस्ट सोल्व करते हो। इवन इफ देखो, सीरियस ऑब्वियसली है, एक डिफरेंट एग्जाम है, क्योंकि उसमें आप रिटेन में कितना भी अच्छा मार्क्स ले आओ, तो SSB में उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट है, इसमें मोर सर्टेनिटी होता है। यदि आपने रिटेन में बहुत अच्छा किया, फिजिकल मेडिकल यदि आप क्लियर कर रहे हो, तो आपका, और इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा कम मार्क्स भी आता है, तो भी सेलेक्ट हो जाते हैं यदि रिटेन में उनका अच्छा मार्क्स है। देर आर कैंडिडेट्स जो रिटेन में खराब मार्क्स ला पाते हैं और इंटरव्यू में एक्सेलेंट ले आते हैं, तब भी कभी कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन रिटेन में थोड़ा खराब है और इंटरव्यू में एक्सेलेंट लाए, तो वो मैच करके हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी कैंडिडेट एकदम बॉर्डर पे है रिटेन के, तो फिर इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने पे भी आपका नहीं होता। तो अभी टाइम है, आप रिटेन में जितना अच्छा मार्क्स लाओगे, इंटरव्यू में आपके पास उतना कम प्रेशर होगा, उतने कम दबाव होंगे। और ऑब्वियसली एवरीवन इज फाइटिंग फॉर बेटर रैंक और सिलेक्शन। सो 357 सीट्स हैं अभी तक, हो सकता है आगे बढ़े, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन मेन टारगेट है, जितना है उस पर फोकस करना है। हम देखें, अभी तो 100+ डेज हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि यदि हम इस डेट को छोड़ दें 20 अप्रैल को, और फिर 3 अगस्त को, तो आपके 104 डेज करीब बचते हैं। तो 100+ डेज आपके पास हैं। इन 100 डेज में आप यूटिलाइज करो। देखो, ध्यान रखना कि ऑन एन एवरेज आप, कोई भी कैंडिडेट्स हो, एक्सेप्शन के बाद मैं नहीं लेता हूँ, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, ऑन एन एवरेज आप 10 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। किसी दिन हो सकता है आप 12, 13, 14 आवर्स पढ़ सकते हो, लेकिन किसी दिन पता चला कि आप ये नहीं कर पाओगे। ऑन एन एवरेज 10 आवर्स भी आप पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा है। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी, कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ का और चल रहा है, तो थोड़े इधर उधर, कुछ फैमिली है, कुछ फ्रेंड्स हैं, इन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ रील्स हैं। बट 10 आवर्स भी यदि आप पढ़ते हो, तो 1000 आवर्स भी आपके पास है। तो 1000 आवर्स में अपने आप को एडजस्ट करो कि किस ढंग से हमको वर्क करना है। टेस्ट एक अच्छा मीडियम है जिससे कि आप चेक कर सकते हो कि हम अभी कहाँ हैं, और उस आधार पे आपको देखना है। जैसे आपका यदि पेपर 1 लगता है थोड़ा खराब है, तो पेपर 1 में पहले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। पेपर 2 खराब है, तो पेपर 2 में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। पेपर 1 में भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हर कैंडिडेट अलग अलग कंडीशन में है। तो टेस्ट में जब आप देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है, रिकॉग्नाइज होता है कि कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। और फाइनल एग्जाम में यदि आप मिस्टेक करते हो, तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर वेट करना पड़ता है। लेकिन इधर यदि टेस्ट वगैरह में आप मिस्टेक करते हो, तो आपके पास ठीक है, हम एक बार एटलीस्ट जान गए कि हमारी क्या कंडीशन है। फिर नेक्स्ट 15 डेज में हम देखते हैं कि यह क्या कंडीशन हमारी है। वैसे ही धीरे धीरे करके लर्न करने से, कभी कभी देखो क्या होता है, जब टेस्ट आप देते हो तो कभी गुस्सा भी आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैं जानता हूँ, जानती हूँ, फिर ये कैसे गलत हो गया। कभी कभी लगता है अच्छा, यस, इतने क्वेश्चंस आराम से बन जा रहे हैं, तो हमको एक्स्ट्रा पुश कहाँ करना है, उस आधार पे। तो ध्यान रखो कि टेस्ट वगैरह में जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जब पेपर लिखने लगते हैं तो लगता है यार हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब आप रियल में लिखते हो तब पता चलता है कि यार 3 आवर्स में तो टेस्ट को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको टेस्ट में मौका मिलता है कि आप अपने को टेस्ट कर सको कि क्या हम पेपर 1 में 2 आवर्स में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अब कभी भी प्री कंसीप्ट नोशन में नहीं आओ, जैसे कि कितने कट ऑफ जाएंगे, ये वो, अभी उनसे मतलब ही नहीं रखो।
हाँ, लेकिन हम ये मान के चलेंगे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर रहता है। जैसे 24 जो है, तो 24 में टफर साइड था, 23 में भी टफर था। लेकिन जैसे 22, 21, इसमें पेपर वन में देखोगे कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं कैंडिडेट्स के। लेकिन 24 जो है, उसमें काफी कम मार्क्स आए हैं। ऑब्वियसली फाइनल तो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन 21, 22 में बहुत ज्यादा मार्क्स आए थे। तो यदि हम स्टैंडर्ड का, एक एवरेज स्टैंडर्ड का लेते हैं, तो आपको टारगेट रखना है कि 150 प्लस हमारे पेपर वन में आने चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा कि यस, ये डायमेंशन में हमें वर्क करना है। जहां कम आ रहा, पेपर टू में देखो, अभी स्टैंडर्ड है कि आपको 90 प्लस लाना चाहिए। 90 प्लस जो है, अब जो फिक्स है, ये मैं किसी को, हर कैंडिडेट के लिए वैलिड नहीं है ना। किसी को है कि चलो ठीक है, यहाँ हमारा 120 प्लस ही आया या 130 प्लस आया, लेकिन इसमें हमने 110 कर लिया। या किसी का है 160 यहाँ आ गया, यहाँ हमारा 70 ही आया। तो उस ढंग से आपको अपने को पोटेंशियल को देखना है, एटलीस्ट समझना है, जानना है। ना हो सकता है 100 डेज हैं आपके पास, यानी 1000 आवर्स हैं, तो उस 1000 आवर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। देखो, जो भी टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो एक मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड का हो, जो कि आपको ना तो बहुत इजी लगे और ना तो बहुत डिफिकल्ट लगे। विद चेंजिंग पैटर्न, आपको हर तरीके के चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको जो अच्छे और बुरे सारे टाइप के चीजों को हैंडल करने के लिए रेडी रहना चाहिए। दिस इज द ब्यूटी, कि कभी थोड़ा टफ भी आ जाए तो उसको भी हैंडल कर सकते हो। एकदम क्वेश्चन देखे और कोलैप्स नहीं कर जाओ, धराशायी नहीं हो जाओ। और बहुत इजी है तो कूद करके एकदम नहीं कि मैं 100% कर दूं, नहीं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शायद फर्स्ट इंस्टांस में आपको बहुत इजी लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे चीजें रहती है तो डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई डिफिकल्ट लगता है, आप पूरे तरीके से उसको पढ़ते हो तो कुछ क्लू मिल जाता है जिससे कि आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो जब आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हो, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो एक तो आपको ब्रॉड होराइजन मिलता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, डाइवर्सिटी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। प्लस आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो। यस, हम इतने समय में इसको कर सकते हैं, तो चीजों को करो, लर्न करो। आप एक टेस्ट लिखो, यदि लगता है कि नहीं हमको पूरे क्यों लिखे, एक टेस्ट लिखो। यदि आपको लगता है यस अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हो। इट इज योर कॉल। सिलेक्शन होगे तो पूरी दुनिया आपको पूछेगी, सिलेक्शन नहीं होगे तो वो जो दर्द है वो खुद झेलना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स, कुछ फ्रेंड्स वो सांत्वना देंगे। लेकिन जब सिलेक्शन होते हो, सेलेक्ट होते हो, सिलेक्शन लेते हो, तो लगता है पूरी दुनिया अपनी है, पूरी कायनात अपनी है। तो इस चीज का रिकॉग्नाइज करो। ये ऑलरेडी जैसा कि हमने आपको बताया कि देखो, जो फिफ्थ टेस्ट था वो 30 मार्च, और इसमें के बीच में देखोगे कि गैप 3 वीक्स का है। ये इस वजह से कि आपका ऑलरेडी हमने बताया 13th को, यानी कि सीरियस और एनडीए का टेस्ट था, जो एक्चुअल एग्जाम तो जिन लोगों ने दिया, ठीक है, देना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूपीएससी का कोई भी एग्जाम में यदि आपको मौका मिलता है तो देना चाहिए। अब कोई का मतलब ऐसे नहीं है कि जो भी फॉर्म आ रहा हम भर देंगे, नहीं। जो हमारा सिमिलर टाइप का इंटरेस्ट है, तो उसमें से रियल में देखो, एक कितना भी स्टैंडर्ड कोई टेस्ट बना ले, मैं बनाऊं या कोई और बनाए, यूपीएससी का टेस्ट यूपीएससी का टेस्ट है। और प्लस आप रियल इन्वायरमेंट में उसमें बैठते हो, तो कोशिश करो कभी भी किसी चीज से भागो नहीं। ये आपकी जर्नी है, और इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी है, ये पूरे जो टेस्ट का हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलेंगी। और कैंडिडेट्स जो जुड़े हुए हैं उनके साथ चल रहा, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमेशा फ्री हो टू आस्क क्वेश्चन। मैसेज कर सकते हो, ऑब्वियसली मैसेज ही करो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं हमेशा किसी का कॉल जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होता तो मैं जनरली रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ किसी को स्टूडेंट को टाइम दिया हुआ हूँ, किसी का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, किसी को फीडबैक दे रहा हूँ, कभी क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, या कभी किसी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू टेक कॉल। लेकिन मैसेज है तो उसका मैं देर सवेर जो भी है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और ठीक है, अपने को टाइम दो, समझो, जो उचित लगता है उस ढंग का निर्णय लो। ओके, थैंक यू।